सभी लोगों को जोहार और बाकी लोगों को नमस्कार। एक बहुत पॉपुलर लाइन है जो आजकल सोशल मीडिया पे आपने बहुत सुना होगा, अंतः अस्ति प्रारंभः। भगवत गीता से लिया गया इस टर्म का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ की जो फिनिशिंग हो रही है यानी कि समाप्त हो रहा है, वहीं से उसकी नई शुरुआत है। इतिहास के कालखंड में अगर हम देखें तो राज्य और साम्राज्य की जो भूभाग है कभी एक सी नहीं रही है। आज जिस राज्य के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसने भी समय के पटल पे आप कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे बदलाव देखे हैं, जिसने कभी उसे खंडित किया, कभी विखंडित किया। हम बात कर रहे हैं बिहार की। मॉडर्न बिहार, जिसका स्वरूप आज की डेट में आप सबसे पहली बार 1912 में देखते हैं, जब बंग बिहारी आंदोलन हुआ और उसके बाद इसका डिवीज़न हुआ था। जहाँ एक तरफ दिल्ली दरबार सजा हुआ था, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की ओर शिफ्ट की जा रही थी, बदली जा रही थी, उधर ही एक नए राज्य का भी उदय हो रहा था। इसका स्वरूप जो है वो यहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, रुकता नहीं है, और वो फिर से 1936 में खंडित होता है और फाइनली अंतिम स्वरूप उसके ठीक 88 साल के बाद जो एक आंदोलन आप कह सकते हो कि बंग भाषी को लेकर के बिहार में किया गया था, वो दक्षिणी बिहार के रीजन में आदिवासियों ने उत्तरी बिहारियों के खिलाफ, या फिर कह सकते हैं कि हिंदी भाषियों या भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, इन लैंग्वेज के खिलाफ कॉमन तरीके से अपनी आइडेंटिटी को लेके, पहचान को लेकर के, ना कि किसी के खिलाफ को लेकर के एक आंदोलन किया था। और 18 18 जिलों को मिला करके एक नए राज्य की संकल्पना और स्थापना दोनों की गई थी 15 नवंबर 2000 को। हालांकि अगर इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखो तो इनकी डिमांड तो हालांकि 26 जिलों की थी, जैसे कि मयूरभंज, क्योंझर, सरगुजा, बांकुरा, ये जितने भी ट्राइबल नेबरिंग स्टेट्स हैं, इनको मिलाकर के संकल्पना की गई थी। आप कहो कि मैं झारखंड के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं एक राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ एक वर्ग विशेष ने एक राज्य को पाया था, तो एक वर्ग विशेष ने एक राज्य को खोया भी था। तो तत्कालीन जो बिहार है, जो 15 नवंबर 2000 के बाद जो एग्जिस्ट करता है, उसकी स्वरूप पिछले 24 साल से चली आ रही है। उसकी परिपाटी जो है वो उसी हिसाब से कंटिन्यूएशन में है, एग्जिस्ट कर रही है। कल के क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत अच्छी अच्छी फीडबैक आई थी एंड बहुत ही ये प्रोत्साहक, मोटिवेटिंग मेरे लिए था। मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में आपसे संवाद कर सकूँ, क्योंकि क्लासरूम में मेरी जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी ही है, बट बहुत सारे लोग जो यूपी, बिहार, झारखंड से जो आप कनेक्ट करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, खास करके ग्रामीण इलाकों से जुड़ना चाहते हैं, उनको एक भाषा को लेकर के कैसे कह सकते हैं कि हेजिटेशन तो रहता ही है। तो आज हम अपने सेकंड सेशन में इसी के हिसाब से हमने इसको एडप्ट किया है और बदला है, और हम कोशिश कर रहे हैं तत्कालीन जो आज का बिहार है, तात्कालिक बिहार जो है, उसकी जो आधार संरचना है, भौगोलिक जो आप कह सकते हो कि मैप के हिसाब से जो भी उसकी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसकी लोकेशन है, एक्सटेंड है, उसको आज देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ इसमें मैंने ज़्यादा कोशिश भी किया है कि जो मैंने अपने आगामी पुस्तक प्रकाश उपकार प्रकाशन के लिए जो मेरी आ रही है बिहार के लिए, बीपीएससी जीएस पॉइंटर के नाम से, एक 2-3 दिन में आपके हाथों में आ जानी चाहिए।
तो मैंने जिस हिसाब से उसमें बिहार की रूपरेखा रखी है, उस हिसाब से ही उसके नज़दीक ही आपको इस क्लास में ले जा सकूं। कोशिश ये भी रहेगी कि जो भी आप अन्य स्रोतों पे, प्लेटफॉर्मों पे मैपिंग के रिगार्डिंग बिहार के जो आप कंटेंट देखते हैं, उससे ये थोड़ी डिफ़र करेगी। अच्छा, कोशिश ये भी है कि मैं इसमें आ, तथ्यों से थोड़ा सा ऊपर जाते हुए उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करूं कि अगर उसकी सामाजिक और आर्थिक अगर संरचना में उसके बदलाव कैसे आती है भौगोलिक स्थिति के कारण, तो उसके बारे में चर्चा की जाए। क्योंकि जो भी तथ्य हैं वो तो आप किसी न किसी अखबार के द्वारा या फिर मैगज़ीन के द्वारा या फिर मेरी बुक के द्वारा आप कल के डेट में पढ़ भी लेंगे। क्योंकि हमारी आगामी सेशन में मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ही क्लासेस लेने वाला हूँ, और उसमें कुछ हाइलाइट्स जो उनके पॉइंट्स रहेंगे, ना कि जितने की किताब में लिखे गए हैं। क्योंकि ना ही सिर्फ लोग ऐसे इंटरेस्ट लूज़ करते हैं, बल्कि वो रिटेन भी नहीं कर पाते हैं। कई बार वो नोट्स भी जो बनाना चाहते हैं, चाहे वो मैच करना चाहते हैं, तो उसमें त्रुटियां हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश रहेगी कि जो हाईलाइट चीज़ें रहें, ताकि एक परिकल्पना जो है हमारी राज्य की, बिहार की, जो कि हमारा आज की डेट में क्लास में स्टडी है जिसको लेकर के, उसके बारे में हम बात कर सकें। चलिए, पहला जो मैंने मैप उठाया है आज की क्लास में, तो आप देख सकते हो कि फिजिकल डिवाइड तो इसमें है ही। थोड़ा पेन देख लूँ मैं। फिजिकल डिवाइड तो इसमें है ही। इसमें जो नीले रंग से रंगा गया है, ये फ्लड के द्वारा, बाढ़ के द्वारा जो ग्रसित जिले रहते हैं, खास करके उत्तरी बिहार के, उनको कलर किया गया है। तो इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में जाना चाहूँगा, बट उन सब चीज़ों को मैं इंटीग्रेट करता हूँ, एकीकृत करता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, इस हिसाब से क्लॉकवाइज बनती है। तो पहले हम नॉर्थ वेस्ट में आते हैं बिहार के। पश्चिमी चंपारण से शुरू करते हैं, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि अगर आपसे कल के डेट में पूछा जाए कि बिहार का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, यानी कि सबसे उत्तर में जो है कौन सा जिला है, तो वो पश्चिम चंपारण होगा। उसके बाद हम आते हैं पूर्वी चंपारण पे। फिर छोटा सा एक जिला है जो कि शिवहर है, सीतामढ़ी, मधुबनी। फिर हम धीरे धीरे मिथिला की ओर बढ़ गए, तराई रीजन अभी भी कंटिन्यू है, सुपौल तक। फिर हम सीमांचल में आते हैं, अररिया, किशनगंज। जब आप किशनगंज को देखोगे तो ये सबसे पूर्वी जो जिला है बिहार का, उसको कह सकते हो कि किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है बिहार का। और ये पूर्णिया और कटिहार के साथ मिलकर के ये सीमांचल का रीजन को क्रिएट करता है, ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये बंगाल से सटने वाले 3 जिले हैं। उसके बाद झारखंड से सटने वाले जिले हैं, उनमें कटिहार तो आता ही है, साथ में भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। इस रीजन में आते आते हम मगध के रीजन में और भोजपुर के रीजन में हम आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं तो बक्सर, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो मैंने ये उन जिलों का नाम लिया है जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के हैं। अगर आप ध्यान दोगे, आप लिख भी सकते हो कि नेपाल के साथ अगर आप देखो तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, यानी कि 7 जिले जो हैं हमारे, वो इसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर वो शेयर करते हैं। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पश्चिमी बंगाल के साथ हमारे 3 जिले जो हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये हैं बॉर्डर वो शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ देखें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर और बक्सर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जिले हैं
जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर आप झारखंड के साथ देखो तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और इस रीजन में खास करके देखोगे आप कि कैमूर और रोहतास के साथ जो सोन नदी है वो नेचुरल बॉर्डर का काम करती है गढ़वा और पलामू, जो कि 2 जिले हैं झारखंड के, उनके साथ। इसमें फिर आप देखते हो क्या हो कि जो ब्लू कलर के जो भी जिले हैं इसमें बिहार के, जैसे कि मैंने बताया कि फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि जहाँ बाढ़ ग्रसित जो जिले हैं वो हैं। इसमें ये भी बात आपको ध्यान देना है कि जो गंगा नदी है वो सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर से ये काटते हुए जाती है। तो फिर आप पूछोगे कि बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, लखीसराय जैसे भी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उसके कैचमेंट एरिया में आ जाते हैं, इसी की वजह से वो बाढ़ के जो प्रकोप में है उसमें वो आ जाते हैं। ये जो वाइट जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो ये मोस्टली ड्रॉट प्रोन है। तो बिहार को 2 तरफा जो मार है वो झेलना पड़ता है। एक तरफ तो उन्हें भीषण तबाही झेलनी पड़ती है फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण, और कन्वर्सली उसे सूखा भी झेलना पड़ता है बारिश नहीं होने के कारण, पानी नहीं होने के कारण। उम्मीद है कि आपको इससे एक आउटलाइन मिल चुका होगा बिहार का। ठीक है, अब हम सेकेंड मैप पे आते हैं। इसमें हम डिविजन्स और उनके अंतर्गत जो भी जिले हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये क्लस्टर क्रिएट करते हैं। एक डिविजन्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कैसे वो उनके अंतर्गत एक क्लस्टर का, समूहों का निर्माण करता है। जैसे कि हम तिरहुत में देखते हैं। तिरहुत मॉडर्न जो खास करके जो सबसे लोकप्रिय जिला है उसको मुजफ्फरपुर के साथ हम को रिलेट कर पाते हैं। तो उसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण ये जिले हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिले जो है वो इस डिवीजन के अंदर में आता है, तिरहुत के अंदर में आता है। उसी हिसाब से आप दरभंगा में देखो जो कि येलो वाली है, तो दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर ये तीनों जिलों का जो है वो समूह है इस डिवीजन के अंदर में। हम जब पर्पल कलर की बात करते हैं यानी कि सारण की बात करते हैं डिवीजन की, तो सारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, सारण, सिवान और गोपालगंज ये तीनों एक डिवीजन में आता है। उसी हिसाब से जब हम स्काई ब्लू पे आते हैं तो हम कोसी पे बात करते हैं, तो उस कोसी डिवीजन में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा ये 3 जिले आते हैं। ठीक है, फिर जब हम पूर्णिया डिवीजन में आते हैं जो कि सीमांचल का खास करके रीजन लेता है, उसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार ये 4 जिले आते हैं। अगर हम भागलपुर को देखें तो भागलपुर और बांका ये 2 ही जिले हैं इस डिवीजन के अंदर में, जो कि भागलपुर नाम से जाना जाता है। मुंगेर डिवीजन में आए तो फिर इसमें बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई यानी कि 6 जिले जो हैं इस डिवीजन के अंदर में आते हैं। आप देख सकते हो कि उसके बाद पटना का यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सटेंड दिख रहा है, मतलब सेंट्रल ऑफ बिहार से लेकर के आप बिल्कुल यूपी के बॉर्डर तक आप इसको ले जा सकते हैं, या छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक भी आप कह सकते हो कि ले जा सकते हैं। तो इसमें पटना, नालंदा के साथ साथ भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास ये इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, और फाइनली हम मगध डिवीजन के अंदर में आते हैं। ठीक है, जिसमें गया के साथ साथ जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा ये 5 जिले जो हैं ये इस डिवीजन के पार्ट बनते हैं। तो आपने देखा कि 5, 4, 9 डिविजन्स हैं बिहार में और उसके अंतर्गत में ही समाहित है हमारे 38 जिले। ठीक है, आई डोंट थिंक इसको लेके कोई आपको डाउट होना चाहिए। जैसा कि हमने कल के क्लास में भी देखा था और आगामी क्लास में भी आप देखोगे जो कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में भी है, और 2011 का जो सेंसस रिलेटेड जो क्लास है उसके भी आप क्लास में देखोगे। जब आप इन रीजन को डालोगे डेवलपमेंट के हिसाब से, इकोनॉमिक पैरिटी के हिसाब से और सामाजिक जो समरसता है, समरसता भी नहीं है उनमें, डेवलपमेंट कैसा है
और उस वो फैक्टर कैसे क्रिएट करता है जियोग्राफिकल, तो आपको आपके सामने बहुत सारा जो पिक्चर है वो क्लियर होते जाएगा। समझिए थोड़ी सी इस बात से कि जब मैंने ये पहला ही मैप दिया था जो कि फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार थे, तो मैंने इसके साथ ये भी बताने की कोशिश की थी कि ये जो निचली जो ज़िले हैं उनमें मिनरल्स तो थी ही, मिनरल्स माइंस तो थी ही, इनमें कुछ ऐसा आप नहीं पा सकते हो एब्सोल्यूट टर्म में तो नहीं, लेकिन इनमें कुछ ऐसा व्यापक तरीके से नहीं पा सकते हो। तो फिर इनके पास ऑप्शन क्या था? वो प्राइमरी मोड ऑफ जो भी ऑक्यूपेशन है, जैसे कि खेती हुई, हॉर्टिकल्चर हुआ, ठीक है, ये सब यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। जब आप फोकस करो, जब आप, मैंने आपको कल बताया था कि शुगर केन पश्चिमी चंपारण, ऑलमोस्ट 64.5% तक पश्चिमी चंपारण में शुगर केन, और इम्पॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण जो मिल है वो यहीं पे लोकेटेड है। थोड़ा बहुत पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में हमने कल बात की थी कि जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है सबसे बढ़िया बिहार में, आई गेस 1000 पे 1021 का, वो सबसे बढ़िया जो गोपालगंज में है, सीवान में है। तो ये एक प्रॉस्पेरिटी दिखाता है इस रीजन में कि बाढ़ग्रस्त तो है, बट कैश क्रॉप के डोमिनेंस के होने के कारण, क्योंकि शुगर केन एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे क्रिएट करता है, ठीक है, तो उन सब के कारण, तो उसका जो सामाजिक तौर पे जो आप देख सकते हो, है ना, इम्प्लीकेशंस कि कैसे स्टेबिलिटी लाती है और प्रॉस्पेरिटी लाती है, वो दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा जो रीजन है, तराई का रीजन है, वो बाढ़ग्रस्त नहीं है, और सबका सबको मैं जनरलाइज भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही जब आप सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, इस रीजन में जब आप बढ़ते हैं, खास करके फिर मधेपुरा में जब आते हैं, तो स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती जाती है। जब आप बारिश देखते हो तो 6 महीने तो ये डूबे हुए रहते हैं, लेकिन उनका फिर एक इसका फायदा मिलता है इकोनॉमिकली इन द फॉर्म ऑफ फॉक्सनट, मखाना के रूप में, मछली के रूप में, फिशरीज के रूप में, है ना, तो वहाँ पे इनको फायदा मिलता है। लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज के रूप में बात करते हो तो सबमर्जन के कारण में, डूबे हुए कारण में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते थे हिस्टोरिकली। सरकारें अब कोशिश कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप, बढ़ावा देने की बातें हो रही हैं, प्रोत्साहन देने की बातें हो रही हैं उद्यमिता को, लेकिन ये एक प्रोसेस का पार्ट होता है, रातों रात चीज़ें नहीं बदलती हैं। फिर आप सीमांचल के रीजन में आ जाते हैं। सीमांचल के रीजन में आप देखते हो कि ये बिल्कुल पिछड़ा सा रीजन फिर दिखता है। कारण भी इसके अतैव हैं, बहुत सारे हैं, कुछ खास चीज़ें भी इसको फैक्टर भी मिलती है ज्योग्राफिकली। अगर आप मैप पे देखो कि किशनगंज इकलौता ऐसा फिर जिला निकल के आता है इस राज्य का जहाँ चाय बागान भी है, चाय की खेती भी होती है ना। फिर ओएनजीसी ने भी यहाँ पे कुछ सर्वे किया है और पाया है यहाँ पे पेट्रोलियम रिलेटेड स्टफ्स को लेकर के, तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। लेकिन जब पूरे आप पिक्चर में आप देखते हो तो जो भी HDI यानी कि एजुकेशन है, यानी कि हेल्थ है और एम्प्लॉयबिलिटी है, नौकरी, ये से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सबसे कम आप इसी रीजन में पाएंगे। फिर डेंसिटी भी बढ़ जाती है इस रीजन में, तो जिसके कारण रीजनली ये रीजन जो है वो पिछड़ता हुआ दिखता है। उसके बाद आप जब इधर आते हो भागलपुर और पुराना जो मुंगेर का हम बात करते हैं, क्योंकि आप खगड़िया है, चाहे लखीसराय है ना, ये सब इनसे निकला ही हुआ है। शेखपुरा भी है, वो पुराना मुंगेर जिला से ही निकला हुआ है। तो ये सब सिल्क को लेकर के ये बहुत ही प्रीडोमिनेंट रीजन है बिहार का। ये भी कह सकते हैं कि जो झारखंड में जो सबसे मुख्य तौर पर जो सिल्क जो पाई जाती है, टसर सिल्क, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, सबसे अच्छा जो पूरा का पूरा इस पे जो इम्पैक्ट जो क्रिएट करता है, जो सबसे अच्छी पिक्चर जो बिहार की किसी रीजन की मिलती है, तो वो भोजपुर से मिलती है। एंड नो डाउट इतने सारे लैंग्वेज होने के कारण, यानी कि मैथिली होने के कारण, अंगिका होने के कारण, सुरजपुरी होने के कारण, मगही होने के कारण भोजपुरी का डोमिनेंस दिखता है। क्योंकि रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद भी वैसे तो आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि ट्रांजिशन देखने को मिलती है भोजपुर और मगध में,
लेकिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो उसका कहीं ना कहीं तो कंटिन्यूएशन दिखता है। उसको तो आप वाइप आउट नहीं कर सकते हो, टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, है ना। उसको आप किसी भी हिसाब से आप ज्योग्राफिकल रीजन तो कंटिन्यूएशन में ही आती है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया आपको एजुकेशन यानी कि लिटरेसी लेवल देखने को मिलती है ना। हेल्थ के जो भी इसके इम्पेरेटिव्स हैं, इंडेक्सेस हैं, वो सबसे बढ़िया देखने को मिलती है। नो वंडर कि एक टाइम में 70s 80s तक डालमिया नगर एक बहुत प्रॉस्पेरस और सन ब्राइट आप कह सकते हैं, सनशाइन इंडस्ट्रीज पूरे भारत की इस रीजन में पाई जाती थी। और फाइनली हम बात करते हैं कि मगध क्षेत्र के बारे में, जिसको सेंटर में हम गया को रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ड्रॉट प्रोन रीजन निकल करके आता है। एंड फिर आप इसको छोटा नागपुर का एक्सटेंशन भी मान सकते हो। और जो भी चीज़ें झारखंड की होती हैं उसका बहुत सारा शैडो यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है, इन द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशंस, इन द फॉर्म ऑफ उनके जो भी इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव जो भी स्किल्स होती हैं, क्या कह सकते हैं आप, प्रोफेशंस हो सकते हैं, उन सब के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये एक मोटा मोटा जो आपको आधार है, जो कि भौगोलिकता के कारण ये डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। एक चीज़ ये भी है कि कल्चरल जो एग्जिस्टेंस है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, खास करके अगर मैं मिथिला के बारे में बात करूं। लेकिन कभी भी इसने थ्रू आउट द ईयर प्रॉस्पेरिटी वहाँ पे नहीं दे पाया। जैसा कि मैं भोजपुर के रीजन में, मतलब भोजपुरिया वाला जो रीजन है, भोजपुर सिर्फ जिला आरा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रोहतास, कैमूर, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ, इनको मिली थी। ठीक है, तो हमने एक आइडिया लिया कि कैसे जो हमारा रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है, उसने बिहार को अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट किया है, डिवाइड किया है, और वो हमेशा करते रहा है। हमने सेकंड चार्ट में देखा कि डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट का क्लस्टर कैसे होता है, ये पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तीसरे मैप पे आते हैं, इसमें हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपने डिविजन्स देखा तो आप पॉपुलेशन को भी कोरिलेट कर सकते हो कि डिविजन्स के हिसाब से पॉपुलेशन बिहार में किस किस रीजन में कैसा कैसा है। देखो, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये तिरहुत का जो है, मुजफ्फरपुर जिसको लीड करता है, ये सबसे पॉपुलेस्ट में से एक है, अलॉन्ग विथ पटना। ठीक है, तो पटना में आपने भोजपुर का जो रीजन है, रोहतास, कैमूर, क्योंकि मैंने जो पहले बात की थी HDI में ये रीजन बहुत बढ़िया है, तो प्रॉस्पेरिटी भी है और पॉपुलेशन भी है। इसके हिसाब से ये दोनों ज़्यादा पॉपुलस हैं। सबसे कम आप जब देखते हो तो भागलपुर में आता है। ठीक है, और जब मॉडेस्ट फॉर्म में जब आप देखते हो तो दरभंगा और मगध, जो कि गया लीड करती है, और मिथिला दरभंगा लीड करता है, इन दोनों में एक जैसा है। ठीक है, तो सारण, मुंगेर ऑलमोस्ट एक जैसा शो करता है। ठीक है, और फिर सीमांचल का जो रीजन है, जो कि पूर्णिया के अंदर से है, वो फिर एक अलग सा ही पिक्चर शो करता है। आप एक बार इस पिक्चर को फिर से ध्यान से देखें, हो सकता है तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, और फिर आप इस पिक्चर को देखें। इससे आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन का आइडिया लगेगा एंड डिस्ट्रिक्ट का आइडिया लगेगा, और इससे पॉपुलेशन का आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, पॉपुलेशन का एक कारण ये भी होता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, तो ये पटना डिवीजन का कारण भी ये बनता है। फिर मैंने जो ये शुगर केन का रीजन बताया, ये बनता है। मैंने ये बताया कि मिथिला रीजन में भी एम्प्लॉयबिलिटी तो है ही, त्रासदी है, फ्लड्स आते हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी तो है ही। फिर ये कोसी से हाईली क्या कहते हैं कि डिग्रेडेड जो इलाका है, डिग्रेडेड इलाका नहीं कह सकते तो अफेक्टेड इलाका कह सकते हैं, सुपौल का जो आता है ना। और ये जो रूट में फिर भागलपुर तक जाता है, पूरा का पूरा फ्लड प्रोन इलाका है, जो कि देता है इसको प्रॉब्लम। एंड फिर जो मैंने बताया था कि सीमांचल इलाका क्यों आपका बैकवर्ड भी है, इवन दो, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो जो कि इसके कलर के साथ आपका दिख रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं नदियों के ऊपर में, जो कि इंपॉर्टेंट बनता है मैप बिहार को समझने के लिए। आप पश्चिम से शुरू करो, क्लॉकवाइज शुरू करो, तो गंडक से शुरू होती है, बूढ़ी गंडक से शुरू होगी, फिर बागमती जाएगा, कमला जाएगा, कोसी जाएगा, और महानंदा लास्ट में जाता है, जो कि बिहार को ये मेजर्स रिवर है जो कि टच करती हैं। पश्चिमी चंपारण में ही गंडक और बूढ़ी गंडक
बागमती, कमला, फिर कोसी जो कि मधुबनी और सुपौल के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है। सहरसा में जाकर के बागमती, कमला और कोसी तीनों का आप देख सकते हो कि मिल रही है। और लास्ट में महानंदा, ठीक है, जो कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार को अफेक्ट कर रही है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किसका कहाँ कहाँ पे आपका जो है, कौन कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है और किसका कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है या कि कहाँ कहाँ पे संगम है। इस चीज़ को ध्यान देना होगा आपको मैप में, जो कि आप किताब में आप भली भांति देख सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअली आप ये भी देख सकते हो, फोकस करो कि कौन सी नदियां हैं वो कितने जिलों से पास अवे होती हैं, कितने जिलों से वो बहती हैं। पिछले 2 बार के बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था कि कितने जिलों से होकर के गंगा नदी बिहार में पास होती है, छू के निकलती हैं। तो आप इसको इसी हिसाब से काउंट करो, देखते जाओ। उस हिसाब से आप देखोगे किन किन जिलों से नेचुरल बाउंड्री बनाते हुए गंडक कैसे निकल रही है, बागमती कैसे आ रही है, बूढ़ी गंडक कहाँ से आ रही है, किनका ओरिजिन क्या क्या है, इन सब के बारे में आप किताब में आप डिटेल तरीके से आप देख पाएंगे। तो एक शालिग्राम पत्थर होता है जो कि लोग पूछते हैं, आप कमेंट में बताओ कि वो किस नदी के उद्गम स्थान पे या कैचमेंट एरिया पे निकलता है। तो हमने नदियों के बारे में बात किया था, इसमें हम रिवर बेसिन्स ऑफ बिहार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। गंडक बेसिन के बारे में देखिए आप, उसके बाद आप बागमती अधवा बेसिन के बारे में आप देख सकते हैं, अधवारा बेसिन के बारे में देख सकते हैं, कमला और बलान इस बेसिन के बारे में, और जो सबसे डिजास्टर्स जो होता है कोसी बेसिन, आप उसको देखो। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कल के डेट में आपको एक आसानी मिले। जब आप इन दोनों पिक्चर्स को आप मिलाओगे तो आपको एक आसानी मिलेगी कंपैरिजन करने में, ये किसका बेसिन कहाँ कहाँ पे जाता है। और फिर ये महानंदा जो कि खास करके सीमांचल का रीजन को लेता है। बेसिन के हिसाब से ही आप याद रख पाएंगे, इसलिए मैंने बेसिन का भी इसमें मैप डाला है ताकि आप उसको को रिलेट कर पाएँ, एक आपको आइडिया मिल पाए कि ये नदियाँ एग्जिस्ट करती हैं। जबकि खास करके दक्षिणी बिहार की जो नदियाँ हैं जैसे कि क्विल हुई या फल्गु हुई, है ना, इनके बारे में बीपीएससी बहुत क्वेश्चन करता है। तो पुनपुन बेसिन, हरोहर बेसिन, क्विल बेसिन, बडुआ बेसिन, चंदन बेसिन, करमनासा बेसिन और सोन बेसिन, आप इनके बारे में भी आप साउथ बिहार में खास करके प्रोमिनेंस से देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी आगामी पुस्तक है, इवेंट ये लॉन्च भी हो चुकी है कल। और ये जो भी आपके जो लोग भी साथ में यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के साथ आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखेंगे एक बार आप, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। अगला जो मैप हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेक्स यानी कि तालाब के बारे में हम बात करेंगे। तालाब हो गए, वाटरफॉल हो गए या वाटर स्प्रिंग्स हो गए, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं जो कि रामसर साइट के पार्ट बने हैं बिहार में, वेटलैंड के पार्ट बने हैं, आर्द्रभूमि के पार्ट बनते हैं। तो कंवर झील जो है वो पहला जो है वेटलैंड साइट है, वो बिहार में है, वो बेगूसराय जिले में पाया जाता है, ठीक है। और जो बाकी जो 2 है वो जमुई जिले में पाया जाता है। प्लीज़ आप उसको मेंशन करें कमेंट में, उन दोनों का नाम क्या है। तो टोटल बिहार में जो वेटलैंड साइट्स है वो कितने हुए, 3 हुए हैं, राइट, ठीक है। कुछ कोशिश करते हैं, नालंदा जिले को जैसे उठाते हैं, यहाँ पे ब्रह्मकुंड जो कि सबसे हॉटेस्ट है, गर्म है, वो लोकेटेड है। सूर्य कुंड, मखदूम कुंड जो कि राजगीर में है, घोड़ा कटोरा जिसके पास जिस तालाब में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, बहुत फेमस है, और पांडु पौंड तालाब, ये सब राजगीर में यानी कि नालंदा जिले में पाए जाते हैं। उसी हिसाब से देखें तो मुंगेर जिले में ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड, ये सब लोकेटेड हैं। इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कभी पहाड़ियों के बारे में, कभी
हिल्स के बारे में, कभी तालाबों के बारे में भी बीपीएससी एक दो क्वेश्चन हर साल पूछती है। रोहतास में आते हैं तो टुटला फॉल्स, मंझार कुंड, धुआं कुंड और कशिश वाटरफॉल, ये तीन चार जो फॉल्स हैं वो रोहतास में लोकेटेड हैं। और कैमूर के बारे में बात कर रहे हैं तो तलहर कुंड और करकटगढ़ कुंड, ये दो लोकेटेड हैं। एक फेमस वैशाली में है बरैला झील, ठीक है, लेक। कटिहार में एक फेमस है गोगा बिल, ठीक है। तो एक इससे आइडिया आपको लगेगा, हालांकि ये लिमिटेड मैप में नॉलेज दिया गया है, आप बहुत विस्तृत तौर पे पूरे लेक्स का जो भी समरी है और लिस्ट है वो आप किताब में देख सकते हो। जब पानियों के बारे में बात ही कर रहे हैं, वाटर एनर्जी के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो फ्लड्स जोन्स के बारे में भी हम देखते हैं बिहार में कि जो बाढ़ जो जोन क्रिएट होती है बिहार में नदियों के हिसाब से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके समझने के लिए कि नदियाँ किस हिसाब से अपने एरिया में, ऐसा नहीं है कि समुचित बिहार में एक पैटर्न क्रिएट करता है, खास करके उत्तरी बिहार में, कि बाढ़ कैसे आती है। आप देखो ये गंडक के साथ देखो, आप घाघरा के साथ देखें, आप बागमती के साथ देखिए, कोसी के साथ देखिए, ठीक है, वो कैसे क्रिएट कर रही है। जो येलो येलो है ये यही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, दैट इज़ वेरी लायबल टू गेट अफेक्टेड फ्रॉम द फ्लड, ठीक है। और ये जो बाकी वाइट है, जो बाकी आप जो देख रहे हो, वाइट दिख रहा हो चाहे ऑफ वाइट या येलोइश दिख रहा हो, वो एरिया प्रोटेक्टेड है या नो फ्लड एरिया है बेसिकली, ठीक है। तो आप साथ में देख सकते हो कि किस हिसाब से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी नदी का जो आप कोर्स ऑफ उनका ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे उसके साथ आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। फ्लड जोन्स के बाद अब हम देखते हैं अगला डिजास्टर मैनेजमेंट का एक स्वरूप और जो कि बिहार को अफेक्ट करता है। तो आप जानते ही हैं कि भूकंप, कल की क्लास में मैंने बात किया था कि भूकंप को लेकर के हमारे यहाँ संस्थान क्रिएट किया जा रहा है। कहाँ क्रिएट किया जा रहा है, आप उसका जवाब या तो पिछले क्लास में देख लो या तो कमेंट में दे दो। तो अर्थक्वेक को लेकर के बिहार बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट रहा है भूकंप को लेकर के, ठीक है। वल्नरेबिलिटी इस हिसाब से भी है क्योंकि ये हिमालय के जो तराई रीजन है और पूरा का पूरा जो गंगेटिक बेल्ट है उसके कारण बहुत ज़्यादा ये अफेक्टेड रहता है। जो मरून कलर से आप देख रहे हो वो अर्थक्वेक के हिसाब से वेरी हाई रिस्क जोन है। जो सेकेंडरी लेवल पे जो रेड लेवल पे देख रहे हो वो हाई जोन पे है, और जो आप फुशिया पिंक जो होता है वो मॉडरेट जोन जो है वो इसको शो कर रहा है, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि ये पैटर्न कैसे हो रहा है, तो जो आपने हिमालय के जो अपलिफ्टमेंट थ्योरी पढ़ी होगी उसके हिसाब से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि थर्ड तक जहाँ पे था अपलिफ्टमेंट वो ये है, फिर फोर्थ है, और फिर जो साउथ बिहार का जो खास करके रीजन है, ठीक है, जो कि झारखंड के जियोलॉजी के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, जिसको आप जब आप पढ़ेंगे तो खास करके आगे तो आप देख पाएँ कि ये लीस्ट होती है, बट ये कम नहीं है जैसा कि झारखंड में होता है। वो क्या कह सकते हैं कि 5वां नंबर पे भी आ जाता है वो रैंकिंग में। तो मल्टी हजार्ड अब हम देखते हैं बिहार का जोन का कि क्या क्या कैसे कैसे किस किस हिसाब से अफेक्टेड है। आप इसे बहुत सारे कलर देख रहे हैं, ग्रीन देख रहे हो, लाइट ग्रीन देख रहे हो, रेड देख रहे हैं, पिंकिश टाइप का रेड देख रहे हैं या पिंक देख रहे हैं, फुचिया पिंक देख रहे हैं या और येलो देख रहे हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि ये जो डार्क जो रेड है मरून जैसा, वो अर्थक्वेक के हिसाब से यानी कि हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, ठीक है, वो ये शो कर रहा है। जो आप येलो देख रहे हैं वो भी अर्थक्वेक के ही हिसाब से वो जा रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, वो मीडियम इंटेंसिटी की है, ठीक है। और उसके हिसाब से जब आप देखोगे कि ये जो है लाइट ग्रीन कलर का है, वो फिर अर्थक्वेक के हिसाब से जो है वो लीस्ट कैटेगरी में फिर वो आ जाती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बट चूंकि मैंने बुक में इसको मेंशन किया है तो ये आपके सामने लाना इम्पॉर्टेंट था।
अगला जो हम बात करने वाले हैं वो टूरिस्ट मैप के बारे में बात करने वाले बिहार का, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं और बिहार सरकार भी इन दिनों बिहार में पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, दे भी रही है अपनी पॉलिसीज़ में। तो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का एक तो आप डिफरेंस देख सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो ब्लू कलर है ना, ये विंड हाई डैमेज रिस्क जोन में आती है। विंड से तेज हवाओं से जो रिस्क क्रिएट होता है, उस वाले क्षेत्र में ये नीले रंग का जो एरिया है बिहार का वो आता है। और जो ग्रीन है उसको मॉडरेटली, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन हल्के तरीके से वो डैमेज करती है। तो एक ये भी एक एरिया जो है वो भी नेचुरल डिजास्टर के अंडर में ही आता है। बट इसमें आप देख सकते हो कि फिर इसमें दूसरा जो इसका एक और इंटरप्रिटेशन है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इम्पॉर्टेंट साइट्स, टूरिस्ट प्लेसेस, पिलग्रिमेजेस वो सब लोकेटेड हैं। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बारे में भी हमने बहुत सारी चर्चा किताबों में की है ऑलरेडी। जैसे कि हम गया के बारे में बात करते हैं तो महाबोधि मंदिर, जो 80 फीट का जायंट बुद्धा का जो स्टैचू है, डंगेश्वरी है, ठीक है, रॉयल भूटान मोनेस्ट्री है, मूचालिंडा तालाब है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, भगवान बुद्ध के ऊपर में जो सर्प हैं उस तालाब में उसका स्टैचू पाया जाता है। थाईलैंड की एक मोनेस्ट्री है, उसका बहुत सुंदर सा मंदिर है, मेटा बुद्धा, वो टेम्पल के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, तिब्बतियन टेम्पल, कर्मा टेम्पल, ये सब आपको गया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप बाकी सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन बुक में ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एक मैप और है, क्योंकि जब हम टूरिज़्म के बारे में बात करेंगे तो अपने बुक में मैंने रामायण सर्किट, शक्ति सर्किट, सूफिज़्म सर्किट, जैनिज़्म सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कुछ और भी छूट गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, इन सब के बारे में मैंने उसमें मेंशन किया है। तो सर्किट्स को भी आप देख सकते हो, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं मेंशन की गई हैं। नालंदा में जैसे कि फर्स्ट बुद्ध काउंसिल सप्तपमी केव में पहाड़ों में हुआ था, कैपिटल ऑफ पहला मगध भी था, डेथ ऑफ महावीर एंड पावापुरी। तो इन सब के बारे में कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ये मैप के साथ ये भी किताब में इंटीग्रेट किया गया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जब हम रामायण सर्किट के बारे में बात करेंगे या शक्ति सर्किट के बारे में बात करेंगे, सूफिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म, क्योंकि एक हमारी जो लिगेसी है बहुत ही रिच हिस्टोरिकल लिगेसी है, तो इन सब को हम मैप के साथ ही उसमें देखेंगे और उसके बारे में कंटेक्चुअल जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, 2 लाइन 4 लाइन सबको समराइज किया गया है। इंपॉर्टेंट होगा आप उसको हाईलाइट कर लेंगे वहाँ पे। तो ये मेरी अन्य पुस्तकें हैं जो कि यूपीएससी के लिए और झारखंड जेपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा हो एंड ये बहुत ही वैल्यू लेडेड आपके लिए रहा हो, और जो भी आपकी सुझाव होंगे त्रुटियों के तौर पे, सजेशंस के तौर पे, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, उसके तौर पे आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। धन्यवाद, जोहार, थैंक यू।